टू बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। समझ में आया क्या कहा? कहीं सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो कॉमन सेंस की बात है, डबल बॉन्ड बनाने के लिए चीजें पास आ जाती हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए और पास, यानी वो पास आ गए तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, तोड़ना मुश्किल हो गया क्योंकि पास है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। तो अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर पता है तो हमें बॉन्ड एनर्जी का एक आइडिया लग जाएगा कि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है या कम है, और बॉन्ड लेंथ का भी सिर्फ आइडिया लगेगा, कंपैरिजन दूसरे से ज्यादा है या कम है। ठीक है, फॉलोड बाई, इसको कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑल्सो। जनरली, हमेशा तो नहीं, लेकिन अगर बॉन्ड ज्यादा है, तोड़ना मुश्किल है, तो स्टेबल भी ज्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। फिर से बोलो बेटा, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ एक ही बात है। स्ट्रेंथ मतलब क्या है? कितनी एनर्जी लगाए उसको तोड़ने के लिए, दैट इज स्ट्रेंथ। डन। तो क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, arrange in increasing order of bond energy, arrange in increasing order of bond energy O2 minus O2 minus 2, ये चार लिखते हैं। arrange in increasing order of bond energy का है ना, arrange in increasing order of bond energy O2 plus O2 minus O2 minus 2, O2 plus O2 minus O2 minus 2। बेटा से यहीं रखते हैं ना। वेरी गुड। देखिए बेटा, समझ में आ गया इसका मतलब। सबसे पहला पॉइंट इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन सबके इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। O2 प्लस में है 15 इलेक्ट्रॉन, O2 में है 16 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस में है 17 इलेक्ट्रॉन, और O2 माइनस 2 में है 18 इलेक्ट्रॉन। और जिन्होंने कल की रिकॉर्डेड लेक्चर देखी है या अटेंड किया है उन्हें याद होगा कि जब आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, और इसके बाद 2, और इसके बाद, ठीक है, तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया। और आज अगर हमने बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन पूछा आपसे, तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ है, तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी आ गया। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बोलो बच्चों, क्लियर है? कोई डाउट? अब बेटा धीरे धीरे कॉपरेट करो, आएगा ये धीरे धीरे, और नहीं आएगा तो कल से कह दूंगा नेटवर्क हमारा यहाँ नहीं पकड़ता, वहीं पे क्लास लेंगे। ठीक है, डन, मिटा दूं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पहले हम थोड़ा सा सिंपल पूछ रहे हैं। बताओ बेटा, विच हैज मोर बॉन्ड लेंथ, विच हैज मोर बॉन्ड लेंथ, N2 और N2 माइनस, विच हैज मोर बॉन्ड लेंथ। मालूम बेटा आज की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही इस रूम में, तो कल से हम उसी रूम में रखेंगे तो आपको क्वालिटी सही मिल जाएगी। मे बी आज की क्वालिटी नहीं आ रही। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। N2 में इलेक्ट्रॉन है 14, N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन है 15, एंड आई होप सो आपको अगर कल का पढ़ा है आपने, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 15 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा N2 की बॉन्ड लेंथ कम और N2 नेगेटिव की ज्यादा। बोलो क्लियर है बच्चों? इसका कहीं कोई बच्चा साइज से उससे मत करना, बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये, which has more bond length, N2 or N2 positive, which has more bond length, N2 and N2 positive. वेरी गुड, N2 पॉजिटिव। बेटा N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है और 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3,
और N2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन 13 है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो N2 पॉजिटिव की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है N2 से, तो बॉन्ड लेंथ N2 प्लस की ज्यादा है। डन, क्वेश्चन क्लियर है। अब एग्जाम में जाके कई बच्चों में गलती क्या होती है, जिन्हें याद नहीं आता कि ये क्वेश्चन काहे के हैं, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल याद नहीं आता, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं ये N2 था, ये N2 पॉजिटिव बना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकलते ही साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया तो ये दोनों पास में आ गए, बॉन्ड लेंथ कम हो गई। अगर आप वैसे सोचेंगे तो आपको इसकी बॉन्ड लेंथ कम लगेगी, लेकिन जो तरीका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो आप ये मत सोचना साइज छोटा हो गया, आप ये सोचेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगेगी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ। डन, कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल दे रहा हूं, लिटिल बिट, ठीक है, लिटिल बिट टिपिकल, विच इज मोर स्टेबल। इस क्वेश्चन में एक आध जगह कंट्रोवर्सी भी है कंपटीशन लेवल पे, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में कोई टीचर आपसे लड़ेगा नहीं। विच इज मोर स्टेबल, H2 प्लस H2 माइनस, विच इज मोर स्टेबल H2 प्लस और H2 माइनस। बेटा कौन सा ज्यादा स्टेबल है, हाइड्रोजन प्लस या माइनस? क्यों? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर कोई बच्चा सोचेगा तो H2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन 1 है, H2 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है। दोनों में अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, ऑड इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर हाफ आता है, तो दोनों में बॉन्ड ऑर्डर हाफ आएगा। अब मैं अगर बात करूं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की, दोनों में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों में ही अनपेयर है, दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, एक है। अब हम कैसे डिसाइड करें विच इज स्टेबल विच इज लेस स्टेबल? चलिए, फिलहाल इनका आंसर काफी कुछ सही है, मतलब जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं उसे समझ लीजिए, बात इनकी एकदम सही है। क्यों ना हम डायग्राम बना के देखें। अगर आप H2 प्लस का डायग्राम बनाएंगे तो H2 प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दो एटम के बीच में घूम रहा है, वो यहां आएगा, ये है H2 प्लस। और अगर आप H2 माइनस का डायग्राम बनाएंगे तो आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, दो यहां है, एक यहां है, ठीक है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, बट देखो अधिकतर बुक्स में ये लिखा है इट इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि ओवरऑल एनर्जी अगर देखें तो इसमें इससे ज्यादा एनर्जी वाला है, एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम। तो यहां जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी में, यहां का आखिरी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में, स्टेबल ये ज्यादा, ठीक है। एक और रीजन है, यहां अनपेयर है बॉन्डिंग में, यहां अनपेयर है एंटी बॉन्डिंग, मतलब दोनों में अनपेयर है, लेकिन इसका अनपेयर फिर भी एक कायदे की जगह पे है बॉन्डिंग में, और इसका अनपेयर एंटी बॉन्डिंग जो अनस्टेबल ज्यादा करता है। तो इस हिसाब से H2 प्लस इज मोर स्टेबल देन H2 माइनस, H2 प्लस मोर स्टेबल देन H2 माइनस, ऑल्दो बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, बॉन्ड ऑर्डर सेम है, फिर भी H2 प्लस ज्यादा स्टेबल मानेंगे माइनस से, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। डन। कंट्रोवर्सी क्यों आ गई वो आपको बता दे रहा हूं। कंट्रोवर्सी इसलिए आ गई कि एक आध बुक ने, एक आध राइटर ने इसका एक अच्छा रीजन ये बना के दिया है कि इसमें बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बॉन्डिंग में तो एक ही है, और अगर बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये चीज ज्यादा फेवरेबल है बॉन्ड बनाने के लिए। समझ में आ रहा है कि इसके बॉन्डिंग में 2 है, बट ये ज्यादा सेंसिटिव क्यों नहीं लग रही हमें, ज्यादा सेंसिबल क्यों नहीं लग रही? क्योंकि बॉन्डिंग में 2 है तो क्या करें, एंटी बॉन्डिंग में एक है, कैंसिल भी तो कर रहा है, तो नेट बॉन्डिंग में तो एक ही दिख रहा है, यहाँ पे भी नेट बॉन्डिंग का तो एक ही है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग तो करना ही पड़ता है, तो नेट बॉन्डिंग तो एक ही है दोनों में, तो ये लोअर लेवल में इसलिए ज्यादा स्टेबल। डन, मिटा दूं, क्वेश्चन क्लियर है, विच इज मोर स्टेबल। चलिए नेक्स्ट, अब मैं देखता हूं कौन बच्चे अगले क्वेश्चन का आंसर सही से देते हैं। बच्चों होता क्या है ना, IIT या कोई भी कंपटीशन जब क्वेश्चन पूछता है वो नॉलेज टेस्ट करता है कि आप चीजों को कितने अच्छे तरीके समझ के आए, पढ़ के नहीं, खाली रट के नहीं, समझ के आए। तो वो क्या करते हैं कोशिश कि वो लैंग्वेज में क्वेश्चन देते हैं, वो एकदम सिंपल नहीं देते विच हैज बॉन्ड ऑर्डर दिस दिस, थोड़ा लैंग्वेज बना के देते हैं कि आप में कितना अंडर प्रेशर लैंग्वेज पढ़ने की हिम्मत है, फिर समझने की हिम्मत है, फिर सॉल्व करने, ठीक है।
लिखते हैं क्वेश्चन। गिव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, गिव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in B2 molecule, give number of unpaired electron in B2 molecule if Hund's rule is not obeyed. Give number of unpaired electron in B2 molecule if Hund's rule is not obeyed. Give number of unpaired electron in B2 वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो बच्चों क्या पॉइंट आएगा, ये है सिग्मा 1s, ये है सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और इसके बाद अगर आप बात कर रहे हैं 14 एंड बिलो की, तो पहले आता है पाई 2px और फिर आता है पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, और अब आप बात कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8, थ्योरेटिकली 9 और 10 ये आना चाहिए। ये हुआ Hund's rule obeyed। क्वेश्चन में कहा है Hund's rule is not obeyed। व्हाट इज द मीनिंग Hund's rule is not obeyed? व्हाट इज द मीनिंग? ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ आएंगे, एक एक करके नहीं भरेंगे, और अगर आप दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ भर देंगे तो अनपेयर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? 0। पॉइंट समझ में आया? होता क्या है, बच्चे रट के जाते हैं कि 10 और 16 में 2 अनपेयर है, B2 में 2 अनपेयर होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, और आईआईटी क्या करता है, खाली ये पूछ लेता है अगर Hund's rule नहीं लग रहा अब बता कितने अनपेयर है। तो जब Hund's rule नहीं लग रहा है तो अनपेयर कितने हैं भैया? कोई अनपेयर। बोलो क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसमें ना वर्ड्स यूज करते हैं, वो एक यूज करते हैं HOMO, लेकिन अभी रुकिए, पहले आप इतने क्वेश्चन कर लें, हायर लेवल के क्वेश्चन बाद में बताऊंगा। ठीक है। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल HOMO होता है, लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसे वर्ड्स हैं, वो बात की बात है। पहले ये क्लियर है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। गिव बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 molecule, give bond order of C2 molecule and C2 molecule का bond order बताइए, and give the nature of bonds, that is sigma or pi. Bond order of C2 molecule and give nature of bond. बच्चों नेचर ऑफ बॉन्ड समझते हैं आप? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ठीक है। गिव बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 मॉलिक्यूल एंड नेचर ऑफ बॉन्ड। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसमें कितने सिग्मा है, कितने पाई है? वेरी गुड प्रगति। कितने सिग्मा, कितने पाई? ठीक है। देखिए बच्चों, इसका आंसर कर लिए? नहीं कर पाए? अगर आपने कल की क्लास अटेंड की है तो आपको याद होगा C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 12, और 12 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। कल हमने पढ़ाया था आपको एक शॉर्टकट कि आपको निकालना ना पड़े, और 12 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, 12 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, 8 का 0, 10 का 1, 12 का 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। अभी मैं दोबारा बता भी देता हूं क्योंकि फंबल हो गया है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए, 12 इलेक्ट्रॉन भर के, ये 14 के बिलो की सीरीज है, जरा बच्चों ध्यान देना, 12 इलेक्ट्रॉन जब आप भरेंगे 2 4 6 8 9 10 11 12, तो अगर आपको समझ में आ गया 12 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे गए, ध्यान से देखो, दिख रहा है बच्चों? इसमें एक पॉइंट नोट करिएगा, इसका जो सिग्मा है इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो पाई में है, तो वो जो दो बॉन्ड बन रहे हैं, दोनों बॉन्ड कहां बन रहे हैं? पाई में। तो ये एक एक्सेप्शन ऑफ केमिस्ट्री है। क्या एक्सेप्शन है? हमने पहले क्या पढ़ा है, दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, उसके बाद वाले बॉन्ड पाई होते हैं, याद आ रहा है? फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, सेकेंड इज पाई, थर्ड इज पाई, पहला सिग्मा होता है। तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है
तो थ्योरेटिकली तो हम कहते हैं एक सिग्मा है एक पाई है, पहला हमेशा सिग्मा होता है, लेकिन यहां बोथ द बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स, यहां दोनों के दोनों ही कौन से बॉन्ड है, पाई। और ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखा, छुपा के दे रखा, बात अलग है। एनसीईआरटी एकदम मोनोटोनस लिखती रहती है, मतलब वो कभी भी कहीं कोई भी पॉइंट उन्होंने बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया, बस उन्होंने नीरस होकर लिखना शुरू कर दिया, बोले पढ़ना पढ़ लो, नहीं तो सरकारी किताब है मत पढ़ो मत पढ़ो, हमें कोई लेना देना है, ठीक है। तो वहां पे लिखा हुआ साफ साफ दोनों बॉन्ड पाई, ठीक है। उन्होंने तो कह रखा है दोनों पाई है, तुमने पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं तो पाई पाई के लिए मोहताज रहोगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ ये भी पाई ये भी पाई, पॉइंट क्लियर है। नोट करके क्या लिखेंगे, in C2 molecule bond order is 2 and both the bonds are pi. In C2 molecule में in C2 molecule बेटा C के नीचे 2 लिखना है ना, C2 ये लिखना है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे मत लिख लेना, C2 molecule both the molecules, ठीक है, in C2 molecule bond order is 2 both the bonds are pi, ठीक है। ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, और इसमें दोनों के दोनों पाई। इन C2 molecule bond order is 2 and both the bonds are pi, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं, तुम्हारे समझ में आए तो ठीक है, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा हायर लेवल है वो वाला पॉइंट। बेटा अगला पॉइंट सुन लीजिए, जिसके समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया छोड़ देना। ये है अगला पॉइंट कि जब CO पॉजिटिव और CO में कंपेयर किया गया बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, और ये पाया गया कि जो CO है इसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए कम, लेकिन प्रैक्टिकली जब बॉन्ड लेंथ निकाली गई एक्सपेरिमेंट से बॉन्ड लेंथ, तो CO पॉजिटिव की बॉन्ड लेंथ कम आ रही थी CO से। समझ लेना क्या हम बताना चाह रहे हैं। दो मॉलिक्यूल लिए उन्होंने, एक CO और एक CO पॉजिटिव, इनके एक्सपेरिमेंट करके देखा बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है, तो एक्सपेरिमेंट में इसकी बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है, कम। अगर इसकी बॉन्ड लेंथ कम आ रही है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए। अब इन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ देखा, जब उस तरफ देखा तो इसके 14 इलेक्ट्रॉन थे और इसके 13 इलेक्ट्रॉन थे, और हम पढ़ चुके हैं 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो 13 का जो 2.5 हुआ, तो इसका तो बॉन्ड ऑर्डर कम है, और बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा आनी चाहिए, तो ये हो गया एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन में उन साइंटिस्ट ने क्या लिख दिया, एक्चुअली में इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 है, ठीक है। अब क्या करें, उन्होंने लिखा है तो तुम पढ़ लो। मैंने पहले कहा था नहीं समझ आएगा, या सिंपल बात मैंने लिखने से पहले बता दिया था कि ये बात मैं नहीं समझा पाऊंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं भैया ऐसा लिखा है इसलिए ऐसा याद करना। क्या अगर कोई टीचर तुमसे पूछ रहा है कि CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर बता, तो समझ जाना कि वो आपको जबरदस्ती वाला एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछ रहा है। CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर हाइपोथेटिकली माना गया 3.5। रीजन क्या दिया गया है कि भैया इसकी जो बॉन्ड लेंथ दिख रही है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन के बाद बॉन्ड लेंथ जो दिख रही है वो बहुत क्या दिख रही है, कम दिख रही है। बॉन्ड लेंथ कम दिख रही है तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा दिखेगा कंपैरेटिव टू दिस, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर एक्सेप्शनली माना गया है 3.5। कोई ना कोई रूल दिया होगा, नाम दिया होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्चुअली में जो चल रहा है ट्रेंड, वो हाफ हाफ का चल रहा है, 2, 2.5, 3, 3.5, बस उस बेसिस। थोड़ा जोर से बोलो यार। अब वही है ना कि सारी चीजें अगर तुम्हें 11th स्टैंडर्ड में समझ में आ जाएं, मतलब सारी चीजें यही अनवाइंड हो जाएं, तो फिर तो साइंटिस्ट इंडिया में सारे बन जाएंगे। मतलब इतनी भी इजी साइंस नहीं है, नेचर इतना भी आसान नहीं है कि आपने ऑक्टेट पढ़ा और आपने कहा अब मैं कुछ भी बना लूंगा, भाई ऑक्टेट फेल हो जाएगा। जहां तुम्हें लगेगा अब मुझे आ गया, वहीं समझ में आएगा एक्सेप्शन है इसका। तो पॉइंट ये है ना कि साइंस में बहुत कुछ चीजें आएंगी, धीरे धीरे अनवाइंड होंगी। चलिए बॉन्ड ऑर्डर क्लियर है, यहाँ CO पॉजिटिव इज एन एक्सेप्शन, वो एज ए एक्सेप्शन आप याद करेंगे। डन, यहां तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लियर है। चलिए एक आध बच्चे का जो क्वेश्चन है वो भी बता देता हूं कि ये जो हमने कल लिखा था ये कोई शॉर्टकट नहीं है, या ये कहें ये एक लॉजिक है।
अब धीरे धीरे जिन बच्चों की मैथमेटिक्स तेज है उनको ये लॉजिक बहुत जल्दी समझ में आता है। ये मैंने कल जो पढ़ाया था और जो बच्चे तुरंत कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस, याद आ रहा है? ये हमने कल पढ़ाया था कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हो तो बॉन्ड ऑर्डर इतना होगा, और हम यूजुअली कहते हैं ये हमारा शॉर्टकट है, ठीक है, यूजुअली। अब जरा ध्यान से देखना, और जिनकी मैथ अच्छी है वो 1 सेकंड में पढ़ लेंगे मेरे बिना बोले, ठीक है। ये हमने लिखा BA बाबा, ठीक है। बाबा के बाद अगर 15 एंड अबव की बात होगी, ठीक है, या 14 एंड बिलो की, चलो, तो बाबा 1 2 2 1, 1 2 2 1 का मतलब जानते हो? मैं एक बारी ऐसे बना रहा हूं, 1 2 और 2 1। क्या बच्चों आपको समझ में आया ये मैंने क्या किया? क्या ये स्लैश समझ में आया? नहीं आया? स्लैश आया? नहीं आया? मैंने यहां बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग लिखा है, इसके बाद ये 3 बॉन्डिंग के थे और ये 3 एंटी बॉन्डिंग के थे स्टार वाले, तो मैंने एंटी बॉन्डिंग ना लिख के स्लैश लगा दी। अब क्लियर? ठीक है। अच्छा, अगर कोई बच्चा कहे 14 के बिलो की सीरीज है तो बाबा 2 1 है, ठीक है, क्या इसमें मुझे स्लैश लगाना है? क्या इसमें एंटी बॉन्डिंग आता है? नहीं आता। आप बोल के देखिए, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, यहां पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, स्टार तो नहीं आया ना, और यहां सिग्मा 2 है, स्टार तो नहीं आया। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अब जरा ध्यान से, जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है 1 सेकंड में समझिए, NB माइनस Na/2। अगर मैं सपोज 9th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है, 9th इलेक्ट्रॉन, यहां तक का तो 0 हो गया ना, ये कट गया, ये कट गया, समझ में आ रहा है? कट गया कह रहा हूं, NB माइनस Na तो कट गया, 9th इलेक्ट्रॉन यहां आया। अब जरा एक दिमाग में ले जाओ, अगर मैं यहां इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, यहां इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, तो बॉन्डिंग इंक्रीज हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन से, एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आंसर इंक्रीज होगा हाफ से। आया लॉजिक? नहीं आया? लॉजिक आया? अगर मैंने यहां 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाया है, बाकी ये कांस्टेंट रखा है, ये कांस्टेंट रखा है, तो अगर यहां 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आंसर में हाफ बढ़ जाएगा, जैसे एक और इलेक्ट्रॉन आएगा हाफ और बढ़ जाएगा। तो यहां से यहां तक ध्यान से देखो, जब भी हम इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो बॉन्डिंग में ये 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, 8 के बाद 14 तक बॉन्डिंग में ही इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, और इसलिए आधा आधा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। और 14 के बाद देखो क्या हो रहा है, 15 से इलेक्ट्रॉन कहां है? यहां। अब मैं कह रहा हूं ये चीज कांस्टेंट है, इसका 1 बढ़ गया, इसका 1 बढ़ गया, तो हाफ से आंसर माइनस हो गया, कम हो गया। तो 14 से 20 तक एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे यहां आता जाएगा, आंसर हाफ कम होता जाएगा। इज इट क्लियर? इसलिए 14 से 20 तक हाफ बढ़ता है, सॉरी 8 से 14 तक हाफ ऑफ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, और 14 से 20 तक हाफ ऑफ कम। कई बच्चे इसे डायरेक्ट रट रहे होंगे, शायद उन्हें लॉजिक क्लियर हो गया। हमने वही फॉर्मूले को बार बार भर के देखा, तो एक एनालिसिस आ गया कि जब भी हम 8 से 14 बढ़ रहे हैं या इसमें फिल कर रहे हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और यहां इलेक्ट्रॉन आने का मतलब ये आंसर हाफ से बढ़ेगा। और जब यहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बाकी चीजें कांस्टेंट है, यहां आ रहा है तो माइनस हाफ होता जाएगा। तो 14 से 20 तक यहां इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, इसलिए आंसर हाफ से कम, यहां फिल करेंगे इसलिए हाफ से बढ़। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लियर है। अब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कोई क्वेश्चन करके देखिएगा, आई गारंटीड यू, अगर मैंने 3 दिन लगाया उसमें, गारंटीड यू आपको सीरीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी। आप बुक का कोई क्वेश्चन करके देखिए, आपको सीरीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर सीरीज की जरूरत पड़ी तो बहुत इजीली याद आ जाएगी। मतलब जिसे कहते हैं पढ़ने के बाद फेस पे स्माइल आएगी आपके, अच्छा अच्छा बाबा जी आए यहाँ तो। अब स्कूल का टीचर या कोई भी टीचर कहेगा यार ये पता नहीं क्यों मेरी मजाक बना रहे हैं क्या, ठीक है, और बाकी आपको मालूम होगा ये बाबा कौन है ना? समझ में आ रहा? क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जरा क्वेश्चन सुन के देखिएगा, जितने क्वेश्चन अभी हमने बोले किसी में डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी में सीरीज नहीं भरेंगे। देख लेते हैं एक बारी। बेटा चल बेटा बता, ये लिखा है Ne2, रुक जा,
बेटा आप बोलो Ne2 बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? क्लियर नहीं थे अभी तो कुछ पढ़ाया था, अब तो सोचो। आप पॉजिटिव एनर्जी से बैठो ना, आप जब तक कंसंट्रेट होके जैसे कहते हैं ना एक कॉन्फिडेंस से बैठ रहे हो तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो आप तो कल थे नहीं, चलिए इधर आप बताओ। नहीं थे, ये अच्छा बहाना, हम थे नहीं। हम रुक जा यार, नहीं कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है वो भी लगा लो। एक चीज बहुत कम पाई जाती है जिसे कॉमन सेंस कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं कॉमन है, होता सबसे अनकॉमन। अब इतना नहीं पता तुम्हें ये क्या है, कौन है ये? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के कभी दो एटम जुड़े हुए दिखे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। इट इज अ कॉमन सेंस, चाहे कल आए थे या नहीं आए थे। ऐसा थोड़ी कल तुम नहीं आए थे तो हमने इनकी बॉन्डिंग करा दी थी, बोले ये आए नहीं तुम बॉन्ड बनाओ, ऐसा थोड़ी होगा यार। तो ये बॉन्डिंग नहीं होगी। यहां कल हमने एक शॉर्टकट भी पढ़ाया था 4, 8 और 20। अगर ये 3 नंबर आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, उसी में ये Ne2 था। फिलहाल यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, ठीक। हाँ भैया बताओ, ये लिखा है हमने ये। चलो अब सरल क्वेश्चन हो गया आपके लिए, तो F2 प्लस बॉन्ड ऑर्डर, जोर से बोलो। अब चाप ये क्या मैं आंसर ही बता देता हूं फिर? 1। ये प्लस भी दिख रहा है, गुड, समझ में आया, वेरी गुड। ये यहां F2 में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, 18 का 1 होता है, यूजुअली लोगों को पता ही होता है, और 18 से एक कम 17 है। जब भी आप 14 की तरफ जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर आपका हाफ बढ़ेगा, 3 की तरफ आएंगे। फिलहाल यहाँ का 1.5 है और वो अभी रूल बताया उसकी वजह से। डन, निकाल लेंगे बॉन्ड ऑर्डर, कोई डाउट? मिटा देते हैं, ठीक है। ये फिनिश हो गया आपका, दैट इज MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मोटी इज फिनिश्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज फिनिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगली हेडिंग पे आते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हायर लेवल बचा है कि जैसे अभी आप लोगों ने, एक आध बच्चे ने पूछा या बाकी ने नहीं, कि 14 के बिलो सीरीज अलग क्यों, अबव अलग क्यों, या इसमें भी एक होता है अनऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड लेवल, हाईली ऑक्युपाइड, लो ऑक्युपाइड, HOMO है, लेकिन वो अभी आपके लेवल में नहीं है, थोड़े टाइम बाद पढ़ाऊंगा। अगली हेडिंग हमारे कोर्स में है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिखें जल्दी से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, छोटी सी हेडिंग है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बच्चों व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है अनइक्वल शेयरिंग, यानी ये एक A एटम है, ये एक B एटम है, इसके पास लोन पेयर है, इसका ऑर्बिटल वैकेंट है, और इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही हैं। 11th स्टैंडर्ड पे आपको कहेंगे यहां एरो लगा के बताओ, 11th स्टैंडर्ड पे। बट 12th स्टैंडर्ड में कहेंगे एरो की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचर में कोई एरो थोड़ी, भाई अभी आप पढ़ना शुरू कर रहे हो इस बॉन्ड को, ये बताया जा रहा है कि A और B में इलेक्ट्रॉन एक ही है, यूज दोनों कर रहे हैं, जब बॉन्ड बना तो दोनों यूज कर रहे हैं। तो 11th स्टैंडर्ड में कह दिया कि एक एरो से दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन इसके थे, यूज ये भी कर रहा है। नेचर में कहीं कोई एरो तो चल नहीं रहा, मतलब नेचर में कोई रामायण महाभारत थोड़ी चल रही, तीर निकाला, तीर छोड़ा, फिर उधर तीर पहुंच गया, ऐसा कुछ नहीं चल रहा नेचर में। तो नेचर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, इससे कोई, अच्छा इलेक्ट्रॉन किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं है, मतलब हाइड्रोजन का जैसा इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम का भी वैसा ही होता है, सीजियम का भी वैसा ही होता है, सबके इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जैसे A एटम का है तो ये रंगीन हो और B एटम का तो कलरलेस हो, ऐसा भी नहीं है। तो भैया जब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए बीच में, तो सिंगल बॉन्ड ही है, बट इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कहेंगे। बता बेटा व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? A bond formed by unequal sharing. Unequal sharing मतलब the shared pair belongs to one atom but shared by both atom. Share का मतलब ही, is it clear? For example, technical example या इसका हम जो practical example है वो बात करें, ये अमोनिया है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, और ये हमने BH3 लिख लिया है, ये B2H6 को तोड़ के बनाया गया है BH3। बच्चों BH3 में यहां अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है,
एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 बॉन्ड में 6 ही हुए। नाइट्रोजन में भी 3 ही बॉन्ड है, बट नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी है। डन। अब जब इन दोनों को आप साथ में रख के रिएक्ट करवाते हो तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड BH3 ऐसी चीज बन जाती है, यानी ये एक साथ एग्जिस्ट कर लेते हैं। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करने लगे, यहां दोनों शेयर करने लगे। बेटा यहां नाइट्रोजन से कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। बोरॉन से कितने सिग्मा है? 4। इसका मतलब नाइट्रोजन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बोरॉन की भी sp3 है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। जबकि यहां बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? वेरी गुड, sp2। 3 का मतलब एक s और 2 p, और इसकी अभी भी sp3 थी क्योंकि 3 सिग्मा एक लोन पेयर। तो यहां शुरू में ये sp3 और पिरामिडल था, जबकि ये sp2 और प्लेन ट्रायंगुलर, और बाद में दोनों sp3 और दोनों ही क्या हो गए? टेट्राहेड्रल। तो पॉइंट जो समझना वो समझो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से क्या डोनर एटम की हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है? इसमें ये एटम डोनर है, ये एक्सेप्टर है, तो इसमें इसका लोन पेयर था, वो बाद में सिग्मा बन गया। लोन पेयर भी काउंट होता था, हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा भी काउंट होता है। तो डोनर की पहले भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, अब भी sp3 है। ठीक है, एक्सेप्टर की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई, sp2 से कहा आ गया sp। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से बोलते हैं। पहला पॉइंट कॉपी में क्या आएगा? अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, very good, unequal sharing of electron, that is shared pair initially belong to one atom. A bond formed by unequal sharing of electron, that is shared pair initially belong to one atom. जो shared pair है वो एक एटम से होगा। shared pair initially belong to one atom. electrons, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से, also known as donor acceptor or dative bond. It is also known as donor acceptor or dative bond. dative bond. और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उन्हें केमिस्ट्री में जनरल भाषा में लुईस एसिड कहते हैं, और जो डोनेट कहते हैं उन्हें लुईस बेस कहते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए चलिए धीरे धीरे बताएंगे। एक्सेप्ट करने वाले एसिड, डोनेट करने वाले बेस। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन ये है, एक एटम ऐसा होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा और लोन पेयर भी होगा, और दूसरा एटम ऐसा होगा जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, तब इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। ठीक है, लिखिए कंडीशन, वन एलिमेंट मस्ट हैव complete octet. One element must have complete octet with at least one element must have complete octet with at least, बेटा with at least क्या? at least one lone pair. octet complete होने के साथ साथ एक lone pair भी हो. One element must have complete octet and at least one lone pair. It will act as, ये किसकी तरह काम करेगा? It will act as donor. One element must have complete octet and at least one lone pair of electron. It will act as donor atom. While the other element must have vacant orbital. While the other element must have vacant orbital. ठीक है बेटा, ये जो चीज बन के तैयार होती है इसे एडिशन प्रोडक्ट भी कह देते हैं, जुड़ गए सीधा सीधा। While the other element must have vacant orbital, it will act as acceptor. It will act as acceptor. ठीक है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट कहा था, ऑक्टेट कंप्लीट कहा था, लोन पेयर की कोई बात वैसे नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये है नाइट्रोजन, इसके आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट में तो 8 ही करने,
तो 3 ही और चाहिए, तो इसने 3 हाइड्रोजन से शेयर कर लिए, ये हो गए 8। 8 होने के बाद ये क्या कहलाते हैं, बॉन्ड पेयर, और ये क्या कहलाते हैं, लोन। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने का कहीं मतलब ये थोड़ी कि लोन पेयर नहीं होते, लोन पेयर हो सकते। और अगर बाई चांस 2 एलिमेंट ऐसे मिल जाएं जिनके पास लोन पेयर हैं, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी, तो ये ऑक्सीजन इसके लोन पेयर से जोड़ी जाएगी, इससे नहीं। इफ मोर देन 1 एलिमेंट कैन एक्ट एज डोनर, अगर एक से ज्यादा डोनर हो सकता हो तो, if more than one element can act as donor, then the element which is less electronegative will act as donor. अगर एक से ज्यादा डोनर की तरह काम कर सकता हो तो हम उसे डोनर बनाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। अरे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो आए। लिख लो पॉइंट करके, जैसे SO2 का एग्जांपल, इफ मोर देन वन एलिमेंट act as donor, then if more than one element can act as donor, then the element which is less electronegative, then the element which is less electronegative will act as donor, then the element which is less electronegative will act as donor. ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोगों के स्कूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई गई इस चैप्टर में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाएंगे क्योंकि इस चैप्टर का हिस्सा है, तो कल हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग और करा देंगे, फिर आपका चैप्टर एक बार स्कूल की कॉपी जरूर देखिएगा, और कोई टॉपिक रह गया हो तो बताइएगा। और रही बात एक्स्ट्रा बैच टेस्ट, उसके लिए आज का दिन रुक जाइए, कल मैं अनाउंस कर दूंगा एक्स्ट्रा बैच और टेस्ट दोनों चीजें, ठीक है, कल अनाउंस करूंगा। और मैक्सिमम स्कूलों में 20 तारीख के आसपास है टेस्ट, 20 के आसपास है ना, और कल फर्स्ट है, कल अनाउंस कर दूंगा शेड्यूल पूरा, ठीक है। थैंक यू सर।